मित्रों नमस्कार। आप मुझे अक्सर डिबेट में और 4 पीएम पे तो देखते रहते हैं। आज मैं थोड़ा नई भूमिका में हूँ। मैंने पत्रकारिता के अपने गुरु मनमोहन जी के नाम पर उनके सब्जेक्ट को लेते हुए ऑन माई रडार के नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया है और आज मैं उस प्रोग्राम के तहत ऐसी शख्सियत को जोड़ रहा हूँ जो मनमोहन जी के और मेरे पसंदीदा नेता भी रहे हैं और व्यक्ति भी रहे हैं और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं उनसे आपका परिचय कराता हूं। वाजपेयी जी की सरकार में देश के कृषि राज्य मंत्री रहे सोमपाल शास्त्री जी का नाम हर व्यक्ति जानता है और उनकी जो कार्य प्रणाली है खासकर वेस्टर्न यूपी में उनके नाम के चर्चे होते हैं। तो मैं आपसे रूबरू कराता हूं। शास्त्री जी नमस्कार। जी नमस्ते। आज हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का नाम मैंने मनमोहन जी के जो उनका संपादकीय आता था इस नाम से उनका स्लॉट था, ये ऑन माई रडार मैंने लिया है। हालांकि कई लोगों को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन मैं उनको समर्पित करते हुए, आप भी उनको जानते हैं और उनकी पत्रकारिता और उनका मैं मुरीद हूँ, उन्हीं का मैं चेला हूँ, तो उनको मैं ये समर्पित करता हूँ। और मैं अब यहाँ से आपसे जो चर्चा करूंगा, मैंने आपके विषय में बताया है लोगों को, आप किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं, तो हम नॉर्मल चर्चा करेंगे आज अपने गांव की, खेती की, किसानी की, राजनीतिक हालात की, जो आपके जमाने में थे जब आपने राजनीति शुरू की थी, फिर आप मुकाम पे पहुंचे तब कैसे था, आज के हालात कैसे, इस पे हम अपनी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप आज की राजनीति को किस प्रकार से देखते हैं। पुरानी राजनीति और आज की राजनीति, पुराना चुनाव आयोग और आज का चुनाव आयोग, क्या फर्क है? मलिक साहब, वैसे तो बहुत विस्तृत विषय छेड़ दिया आपने, कोई चीज छोड़ी नहीं। कहाँ से प्रारंभ करूं और कहाँ उसका समापन करूं ये मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है, पर फिर भी आपने मुझे उत्तरदायित्व दिया है कि मैंने जो कुछ स्वयं देखा है उसको आपके साथ साझा करूं। पहली बात तो यह है कि जो जितना भी जो पुराना समय था राजनीति का, उस समय के विमर्श में और उस समय की संस्कृति में और उस समय के तौर तरीके में और आज के समय में बहुत अंतर आ गया है। जैसे मैं अपनी आपसे बात करूं, मेरे पिता श्री रघुवीर सिंह शास्त्री जी सांसद हुआ करते थे बागपत से और वो निर्दलीय सदस्य बने थे 1967 में, चौथी लोकसभा में। उनका देहांत हुआ 1982 में और उनके देहांत के 2 वर्ष उपरांत मेरे परिवार ने निश्चय किया कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। तब तक हमारा उससे कोई वास्ता नहीं था। तो मैं जब राजनीति में आया तो मैंने एक चिट्ठी छोटी लिख दी श्रीमती इंदिरा गांधी जी को और डाक से, साधारण डाक से भेज दी। तो तीसरे दिन मेरे पास उनका समय नियत होकर आ गया। मैं जाकर उन्हें मिला और मैंने इच्छा जाहिर की। तो मुझे नहीं लगा कि मैं इतने बड़े किसी आदमी से मिल रहा हूँ। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैंने आपके पिताश्री से भी कहा था कि आप सांसद रहे हैं और जिस तरह से आपने जिस गरिमा से, जिस योग्यता से, जिन विषयों को जितनी तन्मयता से और जितनी प्रतिबद्धता के साथ उठाया, मैं बहुत प्रभावित हूँ। परंतु वो चौधरी साहब के साथ थे तो कोई बात नहीं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसका राजनीति में उस समय कोई नाम नहीं था, कुछ नहीं था, केवल मेरे पिताजी की पृष्ठभूमि के कारण एक पत्र लिखा और मुझे बुला लिया गया। और मैं सुबह जाकर पंक्ति में लगा तो मैं करीब आधे में था। वो सुबह 250, 300, 400 लोगों से मिला करती थी। तो जब मैं आया सामने तो मैंने उनको विनम्रता से विनयपूर्वक नमस्ते की, झुक के, और कहा कि जी मैं ऐसे ऐसे हूँ, श्री रघुवीर सिंह शास्त्री जी का पुत्र। आपको, अरे तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं अंदर? तो अपने पीएस से कहा जो साथ थे कि अंदर बैठाइए इनको, मैं आ रही हूँ, आए बात करें। तो मैंने एक उदाहरण तो ये दिया आपको। दूसरा ये कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि उस समय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी होते थे और भारत सरकार में वित्त मंत्री भी थे, श्री राजीव गांधी जी की सरकार में। और आपको ये बात पता है कि उनका आपस में मतभेद हुआ, फिर उन्हें वित्त मंत्रालय से बदल कर रक्षा मंत्रालय दे दिया गया और 11 अप्रैल 1987 को उन्होंने रक्षा मंत्रालय से अपने पद से त्याग पत्र दिया। तो अगले दिन प्रातःकाल में उनसे जाकर मिला और उनसे कहा कि कैसे, तो उनके निकट आ गया। और आपको पता है कि राजनीति में जिस तरह से उन्होंने छोड़ा, तो समाज में किस तरह की परसेप्शन थी, कांग्रेस में किस तरह की उनके प्रति राय थी। परंतु उस सब के बाद भी एक आध बार कुछ ऐसे अवसर हुआ करते थे जहां राजीव गांधी जी मुझे मिल जाते थे, तो मेरा हाथ पकड़ लेते और कहते कि देखिए सोमपाल जी, आप बहुत भले और योग्य व्यक्ति हैं, हालांकि आप श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ हैं और मेरा उनका मतभेद है और पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा, पर आपको कभी कोई काम हो तो मुझे कभी भी संकोच मत करिए। और एक बार तो ये हुआ मलिक साहब कि मुझे अपने हाथ से एक चिट के ऊपर अपना बेडरूम का टेलीफोन नंबर, क्योंकि जब तक ये नहीं थे मोबाइल वगैरह, लिख कर दे दिया कि कभी भी कोई बात हो। तो यह एक संस्कृति थी। तीसरी बात कि जब मैं 1997 में राज्यसभा का सदस्य था, दूसरी बार चुना गया। पहले मैं 1990 में चुना गया 2 वर्ष के लिए और फिर 92 में 6 वर्ष के लिए। तो ऐसी परिस्थितियां हुई कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बीमार हो गए और मुझे बुलाकर घर में कहा कि सोमपाल, मैं तो अब राजनीति से बिल्कुल हट रहा हूं क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अब मुझे इजाजत नहीं देगा, परंतु तुमने जिस प्रकार से मेरे साथ रहकर काम किया है, मैं चाहता हूं कि तुम राजनीति में रहो। जो तुमने योग्यता और अपनी निष्ठा दिखाई है, तुम्हारे जैसा व्यक्ति रहना चाहिए, तुम्हारा योगदान होगा राष्ट्र की राजनीति में। तो मैंने उनसे कहा कि जी अगर मुझे अब रहना है तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, और जब से आपने मंडल कमीशन लागू किया तो मेरी अपनी कम्युनिटी मुझे वोट नहीं करेगी, पड़ेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप सोचिए। तो 3-4 महीने लगे रहे और मेरे बहुत हिचक के बावजूद कहा, फिर मैंने कहा जी मुझे एक ही रास्ता है कि चुनाव लड़ना है तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ेगा। तो मुझे कहा कि अगर आपको उस पार्टी में जाना है तो पहले अपना जो राज्यसभा का आपका 1.25 साल बाकी है उससे इस्तीफा दीजिए, फिर अपनी पार्टी से दीजिए, फिर उनके यहाँ जाइए। और बाद में मुझे पता लगा, मैंने जब पार्टी ज्वाइन कर ली सितंबर या अक्टूबर में, माननीय राजनाथ सिंह जी उससे मैं अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उसके बाद मैं चुनाव जीत गया 44,800 वोट से बागपत से। वो आपको मालूम है एक ऐतिहासिक चुनाव था। चौधरी चरण सिंह जी के बड़े भाई हमारे अजीत सिंह जी को मैंने जीता। तो मैं उसमें आ गया और वाजपेयी जी ने मुझे पहले कृषि मंत्रालय दिया और उसके 7 दिन बाद जल संसाधन। ये सर यहाँ से नया चैप्टर शुरू होगा। अभी तो आपने पुराना बताया, मैं नए में लाता हूँ और हम चर्चा को थोड़ा छोटा रखेंगे, उसमें बिल्कुल अंदर नहीं जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने उस शख्सियत को हराया जिसको चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र हैं और एक हिसाब से माना जाता है कि बागपत में चौधरी चरण सिंह की आत्मा बसती। वहां तो ये कहते हैं कि रात को सपने में आते हैं चौधरी चरण सिंह और सुबह वोट बदल जाती है। ऐसे में वहां से चुनाव जीत के आना, वाजपेयी जी की सरकार में कृषि का नेतृत्व लेना और कृषि में कई सारे सुधार ऐतिहासिक करना जो आपके समय में हुए, उसका भी है, लेकिन हम शॉर्ट में जिक्र करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि पुरानी राजनीति थी, जैसा आपने कहा कि इंदिरा गांधी इतने लोगों से मिलती थी और राजीव गांधी ने आपका हाथ पकड़ के कहा, क्या आज के प्रधानमंत्री, आज के मुख्यमंत्री भी ऐसे हजारों लोगों से रोज मिलते हैं क्या? क्या हाथ पकड़ते हैं क्या? क्या मन की बात करते हैं क्या? या सिर्फ हाँ मन की बात तो करते हैं, वो एक तरफा मन की करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं थोड़ा सा इसको समझना चाहता हूं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं उसी बात पे आ रहा हूं जी कि बाद में मुझे पता लगा कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जिनका कितना कड़ा विरोध हुआ था बाबरी मस्जिद और मंदिर के आंदोलन के समय, मुझे बगैर बताए वाजपेयी जी को कहकर आए मेरे लिए। और जब मुझे वाजपेयी जी ने मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया तो अलग बुला के कहा कि ऐसे ऐसे विश्वनाथ जी आए थे
और उन्होंने कहा कि मेरे बहुत सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति आपको सौंप रहा हूँ। तो ये भी संस्कृति की बात थी ना, जी एक तरफ जी इतना जी विरोध हुआ उनका और दोनों ने मिलके ये बात कही। और जो आज की बात आप कह रहे हैं, यही जैसे मंत्रिमंडल में मैं जब गया तो मंत्रिमंडल में मैं हिंदी में बोलता था, तो एक दिन मुझे अलग बुलाकर कहा वाजपेयी जी ने कि तुम हिंदी में क्यों बोलते हो। मैंने कहा जी मैं अभी भारतीय जनता पार्टी में नया आया हूँ और मैंने उपहास में कहा आप हिंदी हिंदू हिंदुस्तान करते हैं तो आपको राजी करने के लिए मैं हिंदी में बोलता हूँ। बोले नहीं, आप हैं यशवंत सिन्हा हैं, कुमार मंगलम है, जो लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप कैबिनेट में मंत्रिमंडल की बैठक में और पार्लियामेंट में अक्सर अंग्रेजी में बोला करें। मैंने कहा जी क्यों? कि इसलिए कि हमारे जो दक्षिण भारत के साथी हैं उनको लगता है कि ये अपनी भाषा में गीत कर लेते हैं, हमें उसमें सम्मिलित नहीं करते। तो उस उदारता का, विशालता का आज के राजनीतिक विमर्श से यदि मुकाबला करें, आज तो इस तरह से छीछा लेदर होती है इतने ओछे वाक्यों को। और एक पब्लिक मीटिंग में मैंने ये कह दिया कि ये कांग्रेसी, जब मैं बीजेपी में आया चुनाव के दौरान, वाजपेयी जी आए थे बड़ौत, कि मैंने कह दिया कि ये कह रहे हैं कि हमने तो गोरों से देश का पिंड छुड़ाया, गुलामी से छुड़ाया, इन कांग्रेसियों की तो ऐसी हालत है कि इनकी अपनी पार्टी का प्रशासन बगैर गोरी चमड़ी के नहीं चल रहा है। तो आप समझते हैं मेरा इशारा किसकी तरफ था। जी 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 जब वहां से चले, मैं हेलीकॉप्टर पर छोड़ने गया तो मुझे डांट पड़ी कि सोमपाल तुम मेरे मित्र के पुत्र हो, इतना अच्छा तुम बोले आज, परंतु एक बात तुम्हारे मुंह से बड़ी गलत निकल गई, किसी भी विपक्ष के नेता के विरुद्ध इस तरह की ओछी बात जीवन में कभी मत करना। ये संस्कृति का अंतर मैं आज बता रहा हूँ कि आज किस जी तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक प्रधानमंत्री हो या कोई हो, किस तरह के वाक्य वो शुरू करते हैं और किस तरह की बात, मेरे तो मुंह पर व्यक्तिगत चर्चा में भी ऐसी बात नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ा भारी अंतर है, ये घटना मैंने इसलिए बताई आपको। जी नहीं, राजनीति में तो गिरावट का दौर इस तरह से दिख रहा है कि आजकल जिस प्रकार की नेताओं की भाषा हो गई है, उस पर तो चर्चा करना या कहना मुझे लगता दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं थोड़ा सा अपने क्षेत्र के और हमारा जो विशेष गन्ने का क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है या कृषि मंत्री भी आप रहे हैं, कई पॉलिसियों में भी आप रहे हैं, ये मेरे को समझ नहीं आता है कि किसान हमेशा परेशान क्यों रहता है, वो क्यों आंदोलन करता है, ऐसा क्या है कि वो संतुष्ट नहीं होता, बाकी सब संतुष्ट हो जाते हैं? क्या उस पे कौन चिंता कर रहा है या कैसे उसको किया जाए, इस पे भी कभी क्या विचार होता है क्या? क्योंकि आप तो सरकार में भी रहे, बाहर भी रहे, विपक्ष में भी रहे हैं। मलिक साहब, ये बहुत ही उलझा हुआ सवाल है और राजनीति में ये एहतियात बरतनी जरूरी है कि किसी को भी दोष दें, आप जनता को दोष नहीं दे सकते। परंतु इस मामले में मैं दूसरी राय रखता हूँ, दूसरे मत का हूँ। आपने आंदोलन की बात कही, एक तो ये बताइए किसान आंदोलन हुआ 13 माह के करीब, कितनी बड़ी संख्या में लोग बैठे रहे और उसका परिणाम क्या निकला। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जहाँ की आप बात कर रहे हैं, मैं और आप इस बात के प्रत्यक्ष साक्षी हैं कि 80% हमारी कृषि की भूमि जो है वो गन्ने की खेती के अंतर्गत आती है। और आज से नहीं, 2013 का जब चुनाव हो रहा था तब से लेकर आज तक वर्तमान सरकार ने जितने वायदे किए, जैसे अभी 17 की बात करूं, 17 में आपको याद होगा 8,000 करोड़ रुपए का बकाया बाकी था चीनी मिलों के ऊपर किसानों का। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने करीब 1.5-2 दर्जन जनसभाओं में ये कहा कि हम यदि आते हैं और हमारी सरकार बनती है तो उधर लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह और इधर 14 दिन के बाद गन्ने की भुगतान। और किसान भाइयों, गन्ने का भाव आज 315 रुपया है, ये 400 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्या हुआ उसके बाद आप बताइए। 18 में वो जो एरियर थे बकाया वो 8,000 का 10,000 करोड़ हो गया, 19 में वो आपका 13,000 करोड़ हो गया, 20 में 19,000 करोड़ तक पहुंचा। आज की तारीख में भी जो माननीय चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि रही है छपरौली, जहां मेरा गांव है, और मलकपुर शुगर मिल जिसमें मेरा खेत भी आता है, 357 करोड़ रुपया इस पूरे सेशन का मलकपुर मिल के ऊपर बकाया है। तो ना किसान के ऊपर
कान पर जूं रैंक थी और न किसी नेता के, तो मैं आपको क्या स्पष्टीकरण दूं इसका। मैं तो राजनीति से विमुखी इसलिए हुआ कि मुझे ये पता नहीं लगता। आपने मेरे कार्यकाल की चर्चा की, मैंने 16 महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस और आपका चीनी मिलों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त करना, दूध के लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना। तब तो मैं भाई अजीत सिंह जी से जीत गया था, और जब इतने काम किए तब मैं 1.5 लाख से हार गया। तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रही क्या जी क्या जी जी आपको। जी जी जी। नहीं, मैं जिक्र इसलिए करना चाह रहा था कि जो हम C+2 C+50 वाला फॉर्मूला, MSP वाला जो है, हाँ सी हाँ हाँ C2+ वाला जो है, ये स्वामीनाथन के साथ भी आपने काम किया है, और हमें ये भी मालूम है कि उसमें स्वामीनाथन जी का सहयोग कितना है, आपका है। हालांकि वो प्रसिद्ध स्वामीनाथन जी हैं, आपका नाम उसमें आता नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है निजी तौर पे कि आप उसमें सम्मिलित रहे हैं और बड़ा काम आपने किया है। लेकिन सरकार उसको लागू करने से क्यों डरती है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें आप। ये तो सरकार बताएगी, और मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक तथ्य को सीधा कर दूं। तथ्य यह है कि 10 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय कृषक आयोग बना, जिसको अंग्रेजी में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कहते हैं। उसका पहला चेयरमैन मैं ही नियुक्त हुआ था, और उस पर मैंने काम किया। परंतु जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय चुनाव में हार गई तो मैंने उससे त्यागपत्र दे दिया, और उसके कुछ महीने बाद नवंबर 2004 में जाकर उस आयोग का पुनर्गठन हुआ। तब माननीय स्वामीनाथन जी उसके अध्यक्ष बने थे। परंतु वो फाइल के ऊपर हमारे कमीशन की ऑलरेडी फाइंडिंग थी कि ये C2 के ऊपर 50% जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना चाहिए, और जो ये आपका कृषि मूल्य और लागत आयोग है, उसको भी इंडिपेंडेंट, एक स्वाधीन कमीशन का आयोग का दर्जा दिया जाना चाहिए। सरकार के ऊपर वो कानूनी बाध्य हो। और ये सारी बातें आपके याद होंगी, 2014 के चुनाव अभियान के दौरान माननीय मोदी जी ने बार बार कहा कि हम आए तो स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे, और गन्ने की पेमेंट भी 14 दिन बाद होगी, और उसको सब चीज़ों की खरीद की जाएगी। वो लागू नहीं हुआ। उसके बाद हमारा एक समूह छोटे कुछ लोगों का, हमने एक लोकहित याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ने उसको अपहोल्ड किया, और ये कहा, तो जब सुप्रीम कोर्ट में जवाब मांगा भारतीय सरकार से, तो केंद्र सरकार ने हलफनामे के तौर पर ये लिख दिया कि C2+50% कीमत देना जो है वो संभव ही नहीं है। जो संसाधन भारत सरकार के पास उपलब्ध है, वित्तीय संसाधन, उनसे ये करना संभव नहीं है। तो आपने वायदा क्यों किया था? और फिर उसके दबाव में जब 2016 आया, 17 का उत्तर प्रदेश का चुनाव था, कुछ और राज्यों में चुनाव थे, तो उस समय A2+FL के ऊपर 50% जोड़कर और ये घोषणा कर दी कि हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर दी। तो अब इसका क्या करें बताइए, पर वोट तो उनको मिल रहा। नहीं, वो तो उन्होंने बाद में स्पष्टीकरण दे दिया, उन्होंने कह दिया वो तो सिर्फ जुमला था, वो तो उन्होंने मान लिया। देखिए, साफ गोई से माना है इस पे, इसलिए उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। अगर वो कुछ कहते ही नहीं है, जवाब नहीं देते, तभी हम क्या कर लेते। उन्होंने कह दिया वो तो चुनावी जुमला था, तो जुमला मान लिया। अब एक आपके बारे में एक बहुत चर्चा चलती है समाज में, खासकर हमारे जितने लोग हैं, कि आप अपने मंत्रिमंडल में जब आप थे तो उस काल में आप इराक गए थे और वहां पे आपकी मुलाकात सद्दाम हुसैन से हुई थी। तो उसमें कई सारी चर्चाएं चलती हैं कि आप पे लंबी चर्चा हुई, उन्होंने कहा भाई मैं भी आप ही के कुटुंब का, आप ही के संस्कृति का हूँ, या आप ही की जाति का हूँ, और उन्होंने आपको कुछ भेंट भी दी थी, शायद घड़ी या अंगूठी भेंट दी थी। तो क्या ये सच्चाई? जी जी, तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या बात हुई थी? ऐसा था जी कि एक तो उसमें जो ये चर्चा इस पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चली कि शिष्टमंडल गया था। शिष्टमंडल नहीं था, मैं अकेला व्यक्ति था, और कृषि मंत्री के तौर पर वहाँ एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करना था। पर वो तो दिखाने की बात थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री कोफी अन्नान के द्वारा ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन के ऊपर, क्योंकि इराक में भुखमरी, दवाओं की कमी, बीमारियां, पीने के पानी की कमी, ये जो
आवश्यक आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने $30 प्रति बैरल के साथ कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिसमें अनाज भी था, दवाएं थी, पीने के पानी का इक्विपमेंट था, वो लंबी सूची थी, उसको विनिमय करना, बार्टर करने की इजाजत दी थी। तो उसके लिए मिशन के तौर पर मुझे भेजा था और 6 अक्टूबर से लेकर और 13 अक्टूबर तक मैं इराक में रहा, उनके विभिन्न स्थानों में घूमा, बेबीलोनिया भी गया, मौसूल गया, तिकरित गया, और वो जो यूफ्रेटिस और टाइग्रिस नदियां हैं उनके बांध भी देखने गया। तो 13 तारीख को प्रातःकाल मेरी भेंट हुई राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन साहब से उनके महल में। तो वहाँ मेरा था कि 10-15 मिनट बात होगी, पर वो चर्चा चली, मैंने 11:15 बजे घड़ी देखी, उन्होंने कहा कि डायलॉग इज अनफोल्डिंग वेरी इंटरेस्टिंगली, इंडियन मिनिस्टर में कंटिन्यू। 11:30 देखी, 11:45 देखी, तो 12:22 तक वह चर्चा चली। और आप आश्चर्य करेंगे कि जो 68 आइटम्स में लेकर गया था भारत सरकार की ओर से, 68 की 68 को सद्दाम हुसैन ने स्वीकार कर लिया। एक तो ये सफलता हुई। उसी चर्चा में उन्होंने ये कहा कि उनके दुभाषी ने, वो तो बोल रहे थे अरबी में, कि प्रेसिडेंट सेज दैट आई अंडरस्टैंड यू आर ए जाट। तो मैंने कहा जी हाँ हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप पंजाब से हैं कि राजस्थान से हैं? तो मैंने कहा नहीं, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने इस सामाजिक संरचना का भी ज्ञान था। उन्होंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाट है? मैंने कहा हाँ है, पर अधिकांश हम हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से ही माइग्रेट हुए 1200 की सेंचुरी के बाद। तो उन्होंने कहा कि एक्सीलेंसी, मुझे ऐसा आभास होता है कि हमारी कद काठी और शारीरिक संरचना और कुछ आदतें इतनी समान हैं। और फिर इंग्लिश में दुभाषी ने कहा कि प्रेसिडेंट सेज दैट वी कैन wield the plow and the sword with equal deftness, उतनी ही कुशलता से तलवार और हल को हम चला सकते हैं। तो मुझे यह है कि हम एक ही जेनेटिक लॉट से निकले हैं और ये एक अनुसंधान का विषय है। ये प्रिसाइजली बात हुई थी। जी जी जी, नहीं बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपने सही कहा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत इधर उधर की बातें चलती हैं। किसी ने तो मैंने मेरठ किसी सभा में कह दिया था, तो जैसे आदत है लोगों को उसमें मिला मिलो के कह दिया कि वो शास्त्री थे, ब्राह्मण थे, बाद में पता, ऐसा नहीं, मैं एक सिंगल मैन मिशन था मेरा। नहीं, वो दर्शकों के लिए भी क्लियर हो जाएगा और कई लोगों का ये भी हो जाएगा कि वो आपको भी कहते हैं कि सोमपाल शास्त्री हैं, तो ये शायद ब्राह्मण ही हैं, तो उनका भी थोड़ा सा जो है, आप जानते हैं मैं मानता नहीं हूँ जाति प्रथा। हाँ, नहीं, लेकिन आजकल तो जाति प्रथा भी मान रहे हैं लोग और ये मूर्ति पूजा भी मान रहे हैं, उसी से सब मामला चल रहा है आजकल तो। लेकिन ये क्लियर होना बड़ा जरूरी था। बहुत बहुत आप अनुमति दें तो एक टिप्पणी और कर दूं। जी जी हमारे जी। समुदाय का, कृषक समुदाय का उत्तर भारत में विशेषकर, और सबसे अधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें भी हमारी जो कम्युनिटी जाट है, उसका उद्भव और उन्नति शिक्षा और रीति रिवाजों में जो बिना मतलब का फजूल खर्ची हुआ करती थी, आर्य समाज के प्रभाव के कारण उसकी उन्नति हुई। आज ये देखकर भी मुझे बड़ा दुख होता है कि वही परिवार जो आर्य समाज में दीक्षित हुए, जाट वैसे भी बहुत कर्मकांडी नहीं होता था, उसे तो अपने बाहुबल के ऊपर भरोसा था। किसान कौम में आप जानते हैं, चाहे आंदोलन हो या कोई हो, सबसे अग्रणी जाट समाज रहता है। तो आज फिर उसी ढोंग में और मूर्ति पूजा की तरफ वो हो रहे हैं, अपनी उस बात से विमुख हो रहे हैं। ये भी एक बड़ा दुखद अध्याय है। मलिक साहब, मैं माफी चाहते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वो कुछ अपने आप जा रहे हैं, कुछ को लाया जा रहा है, उसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। खैर, मैं यहाँ शास्त्री जी 2 बात और करना चाहूंगा। एक, आजकल जो मौसम में परिवर्तन चल रहा है, और ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आ रहा है कि ये जो आजकल मौसम में तब्दीली अचानक आई है, इस समय आती नहीं है, और कुछ लोग शंकित हैं, शंका जाहिर कर रहे हैं कि ये कृत्रिम बारिश कराई जा रही है किसी के हितों को पूरा करने के लिए। क्योंकि आपको मालूम है, हम भी किसान परिवार से आते हैं। आज गेहूं की कटाई चल रही है, गेहूं की फसल तैयार है, चने की फसल है, दालें हैं, तो वो इस बारिश में सब बर्बाद हो जाएंगी। तो अगर बर्बाद हो जाएंगी तो हमें फिर अन्न की आवश्यकता पड़ेगी। और अन्न तो हमने खोल दिए भंडार, पहले कह दिया कि भाई अमेरिका से फ्री ट्रेड होगा। तो क्या इसको उससे जोड़ के देखा जाना चाहिए या खाली र्यूमर है ये?
नहीं, देखिए मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो मैं तो इसको मानता हूं कि कोई जानबूझकर बारिश करा रहा है, ऐसा तो कोई सबूत किसी के पास नहीं है। और जहां तक जलवायु में परिवर्तन का सवाल है, वो भी दीर्घकालीन परिवर्तन, लॉन्ग टर्म चेंजेस, वो एक प्रक्रिया है। मुझे पहले भी याद है 70 और 71 में, पता नहीं आपके याद है कि नहीं है, 70-71 में भी जिस प्रकार का मौसम अब है, इसी प्रकार का दोनों सालों में हुआ था, 1970 में भी और 1971 में भी। हमारे अपने गेहूं भीग गए थे, खेत में ही जम गए थे। तब तक ये अभी नहीं थे, ये हार्वेस्टर वगैरह नहीं आए थे, हाथ से कटाई करनी पड़ती थी, बैलों से उसकी गाही करनी पड़ती थी। तो जी ये कभी कभी परिवर्तन होता है, परंतु सवाल इस बात का है कि पहले जिस प्रकार की संवेदनशीलता राजनीतिक व्यक्ति में हुआ करती थी, मुझे याद है एक बार मैं चौधरी देवीलाल के पास ठहरा था चंडीगढ़, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो ओले पड़ गए कुरुक्षेत्र पेवा के पास। तो सुबह उठ के बोले चलो वहां चलते हैं। तो मैंने कहा आप अधिकारियों को भेज दीजिए कि नहीं, किसान को तसल्ली नहीं होती। गए, और मेरे सामने की बात है, हमने 11 गांव का दौरा किया दिन में, और वहीं सब अधिकारियों को कह दिया कि आज बुधवार है और शुक्रवार तक ये तकावी बट जानी चाहिए। उस समय तकावी का सिस्टम था, तब तक जी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस नहीं था। तो जो उस प्रकार की संवेदना थी, उस प्रकार की चिंता थी जो किसान के हित की, आम आदमी के हित की, वो कहीं आज राजनीति में दूर तक उसके दर्शन नहीं होते। ये भी एक दुखद परिवर्तन है। जी। अंत में आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ शास्त्री, क्योंकि हम और आप एक ही समाज या एक ही जाति से आते हैं, वेस्टर्न यूपी से आते हैं, और वेस्टर्न यूपी में आजकल माहौल गर्म है। जिस वेस्टर्न यूपी को पत्रकार भी लिखते थे और कुछ लोग भी संबोधित करते थे कि ये जाट लैंड है, गन्ना बेल्ट है और शुगर का, चीनी का कटोरा है, उस जाट बेल्ट का नाम पिछले कुछ दिनों में लगभग लगभग बदल गया है। और मेरा तो निजी तौर पर भी मानना है कि जिस प्रकार से, अगर हम जातिवाद की ही बात करें, उसको किसी, कितना भी आप छोड़िए, कितना भी ना मानिए, लेकिन आप उससे बच नहीं सकते। जिस जी प्रकार से देश की संसद में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक प्रतिनिधित्व रहता था जाट समाज का, तो वो दिखता नहीं है आज की डेट में। अगर आप चाहे देश की संसद देखिए, कैबिनेट देखिए, आज जो है जिस प्रकार से हमारा समाज हाशिए पे आ गया है और इस तरह की चर्चाएं होनी, पिछले दिनों आपने एक मूर्ति का प्रकरण देखा, किस प्रकार से चीचा लेदर आपस में हो रही है, किस प्रकार से चीजें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं समाज के जो लोग हैं, जो दूर दराज बैठे हैं, जो खाली मूक दर्शक बने हुए हैं या खेतों में किसान किसान खेती किसानी का काम कर रहे हैं, वो इन चीजों को समझ नहीं पा रहे, कई सारी चीजों में भ्रमित है। और आपने जैसा कि अपने पिछले सवाल में भी कहा, जवाब में भी कहा आपने, कि भाई आजकल लोग जो आर्य समाज के से जुड़े हुए थे, हमने उनको कई सारी चीजों से बाहर लाने की कोशिश की थी, आए भी थे, वो वापस उसी चीज में जा रहे हैं। तो ये हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कारण है इसका, और उसमें सियासत कितनी जिम्मेदार है, इस पर थोड़ा सा एक छोटा सा अगर आप उत्तर देंगे तो मुझे लगता है दर्शकों के लिए ये भी फायदेमंद होगा। मलिक साहब, देखिए सियासत का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो होता है मतदान, वोट। सियासतदान या राजनीतिक व्यक्ति, पॉलिटिशियन किसी चीज से नहीं डरता, वो केवल मत की आंच से डरता है। जब किसान आंदोलन हुआ, आपको याद होगा, उस समय भी मैंने ये टिप्पणी की थी कि सब ने कह दिया कि इसके पास कोई इस आंदोलन में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं आएगा। तो मैं भी नहीं गया। तो मैंने जितने आंदोलन करता, राजनेता जिनसे मेरा संपर्क था, अधिकांश से है, अधिकतर से, सबसे कहा था कि देखिए जब तक आप इसको वोट का मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगेगी। अब जितनी चर्चाएं हमने आपने की है, चाहे वो एमएसपी की, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की, किसानों की आय दोगुनी करने की, गन्ने का पेमेंट करने की, गन्ने का भाव बढ़ाने की, अब किसान जो मतदाता है उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। जब वो वोट करता है तो वो किस आधार पर करता है, ये मेरी तो खुद समझ में नहीं आया। मैं तो खुद असफल हुआ बैठा हूं, क्या उत्तर दूं मैं आपको। तो ये जिम्मेदारी लोगों की है, ये सियासतदान की कमजोरी नहीं है, ये जी आम आदमी की कमजोरी है। जिसके हित के लिए जो व्यक्ति काम करता है उसको वे वोट नहीं करते, और जो उनके सामने मिथ्यावादन करेगा, झूठे वायदे करेगा, लंबी चौड़ी बातें करेगा, और ये जो इस तरह की चीजें सांप्रदायिक भावनाएं भड़काकर और जातिवाद भड़काकर वोट लेगा,
जब वो उनके साथ जाएंगे, आज तो पहले से ज्यादा पढ़ा लिखा है गांव का आदमी, पहला आदमी इससे ज्यादा राजनीति के मर्म को समझता था जितना आज का आम आदमी समझता है। मैं उसमें राजनेताओं की गलती नहीं मानता, वो तो हमारी अपनी गलती है। जो सामान्य आदमी है वो इस बात को वोट का मुद्दा बनाता ही नहीं है। मलिक साहब, ये बड़ा उलझा हुआ सवाल है, इसका कोई उत्तर सीधे सीधे नहीं दिया जा सकता सिवाय इसके। देखिए, मुझे लगता है कि आपने अपने आखिरी जवाब में ये एक बहुत बड़ी लाइन मुझे दी है कि कम से कम आज से पहले जो कम पढ़े लिखे लोग थे या निरक्षर लोग थे या अनपढ़ लोग थे, वही अच्छे फैसले ले लेते थे। आजकल अच्छे पढ़े लिखे लोग भी सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो चुनाव में मतदान के दौरान वो एक छोटे किसी लालच में या छोटे किसी अपने चक्कर में पड़ के वोट कर देते हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं देखते। आप शायद ये कहना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं मतदाता अधिक जिम्मेदार है, राजनेता तो उसका फायदा उठाएगा ही, या सियासतदान तो उसका फायदा उठाएंगे ही। वो तो आपको भ्रमित भी करेंगे और वोट लेने के लिए तमाम चीजें करेंगे। जैसे आपने बीच में उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति भी अगर इस तरह की जुमलेबाजी आके करते हैं, और उन्होंने तो आपने तो एक ही बात का जिक्र किया कि 12 दिन में पेमेंट करेंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि चौधरी चरण सिंह राहत कोष बनाएंगे और उसमें एक बड़ा कोष रहेगा, किसान को राहत बीच बीच में देती जा रही, लेकिन सब शगुफा साबित हुआ बाद में। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मतदाता को ही सीख लेनी पड़ेगी और उसको जागरूक होना पड़ेगा। सोमपाल जी, आपने बहुत कीमती समय में से मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।